स्टूडेंट्स, क्लास 6 लास्ट चैप्टर में मैंने आपको मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में समझाया था और आज है आपका चैप्टर नंबर 4 मैप्स एंड ग्लोब्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। अर्थ को हम एक ग्लोब के द्वारा, किसी मैप के द्वारा, स्केचेस के द्वारा, प्लान्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ग्लोब होता है ये अर्थ का मॉडल होता है, आपको भी पता है। तो हमारा जो अर्थ है इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या? ग्लोब जो होता है उसको कैरी करना, उसको कहीं लेकर जाना डिफ़िकल्ट होता है, वो डिटेल नहीं शो करता है, और अर्थ का एक ही पार्ट एक बार में देखा जा सकता है, और जियोग्राफिक फीचर्स की जो डिटेल होती हैं वो ग्लोब पर नहीं दिखाई जा सकती। तो हमें कुछ सिंपल चाहिए होता है कि हम अपने अर्थ को अच्छे से समझा सकें, तो हम मैप का यूज़ करते हैं। मैप क्या है? मैप रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की, जो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है स्केल के अकॉर्डिंग। मैप को समझना इजी होता है, फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है, और वो हालांकि ग्लोब से कम एक्यूरेट होता है, लेकिन उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। और यहाँ इसके कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, ये आप रीड करेंगे अच्छे से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये जो मैप की हिस्ट्री है, पुराने टाइम से लोग मैप को यूज़ करते रहे हैं। पहले अपने आसपास की सराउंडिंग्स को अर्ली मैन जो था वो वॉल्स पर, अपनी केव्स की वॉल्स पर, क्ले टैबलेट्स पर, मेटल पीसीस पर, बर्तनों पर बनाया करता था। और एंशियंट जो मैप्स मिले हैं वो बेबीलोनिया और निपुर में मिले हैं। पहले के लोग जो थे वो मैप बनाते थे नाइट स्काई का, जिसमें वो अलग अलग स्टार्स को दिखाते थे, कॉन्स्टलेशंस को दिखाया करते थे। पास्ट में सेलर्स और नेविगेटर्स भी जो थे वो मैप यूज़ किया करते थे, लेकिन वो इतने एक्यूरेट नहीं थे, उनमें बहुत सारी डिटेल मिस हो जाती थी। तो कुछ लोगों ने एक काम किया, एक टास्क किया अच्छे और एक्यूरेट मैप्स बनाने का। ये लोग जो मैप्स को बनाते हैं इनको कहा जाता है कार्टोग्राफर्स, और जो साइंस होती है मैप मेकिंग की, जो आर्ट होती है, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफी। सबसे पहला पर्सन जिसने पब्लिश किया था मैप्स के कलेक्शन को एक बुक के अंदर, वो थे मर्केटर एंड हॉर्न। और ये जो बुक होती है मैप की उसको बोलते हैं एटलस। एटलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बुक के ऊपर जो इन लोगों ने बनाई थी उसके ऊपर कवर पर एटलस, एक ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो था, उसकी पिक बनी हुई थी। तो इसलिए इस बुक को, जो कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, उसको आज भी एटलस कहा जाता है। अब मैप्स के कुछ टाइप्स होते हैं। मैप्स को अगर डिवाइड किया जाए तो 2 कैटेगरीज होती हैं। एक मैप्स होते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, सेकंड मैप होते हैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो मैप्स स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ भी 2 कैटेगरीज है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब इसको समझते हैं। स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं जहाँ पर बड़े एरिया को दिखाना होता है लेकिन कम डिटेल के साथ, और लार्ज स्केल मैप में एक छोटे एरिया को ज़्यादा डिटेल के साथ बताया जाता है। अब मैप्स फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं 3 तरह के, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल मैप में दिखाया जाता है अलग अलग लैंडफॉर्म्स को, जैसे माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ओशंस हैं। तो ये मैप हेल्प करते हैं सिटी और कॉलोनीज़ को प्लान करने में, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, इस तरह के मैप, रेलवे लाइंस बनाने के लिए ये मैप बनाए जाते हैं पहले। पॉलिटिकल मैप होते हैं सेकंड जो हैं। यहाँ पर इन मैप्स में दिखाया जाता है कंट्रीज़ को, स्टेट्स को, कैपिटल को, और इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स को। ये मैप अलग अलग तरह की कल्चरल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी शो करते हैं। थीमेटिक मैप की बात की जाए तो थीमेटिक मैप जो होता है उसमें क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, रेनफॉल, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़, ये सब कहाँ मिलते हैं, कहाँ पर क्या लोकेट है, ये सब चीज़ें थीमेटिक मैप में दिखाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ पिक में भी देख सकते हैं, थीमेटिक मैप है ये रेनफॉल का मैप है। अब मैप के जो कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, मैप किन के द्वारा इजीली समझ में आता है, किन के द्वारा बनाया जाता है, तो ये है फर्स्ट है डिस्टेंस, डायरेक्शन, और थर्ड है कन्वेंशनल, साइन और सिंबल। ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं मैप को स्टडी करने के लिए, मैप को बनाने के लिए। तो डिस्टेंस की बात की जाए, जब 2 प्लेसेस के बीच की जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस।
हमारे इंडिया में जो सिस्टम है इसको मेज़र करने का वो होता है मीट्रिक सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग जो लंबी डिस्टेंसेस होती हैं वो किलोमीटर्स में मेज़र की जाती हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस मीटर में मेज़र की जाती हैं। तो जो डिस्टेंस दिखाई जाती है मैप में वो 2 पॉइंट्स की मेज़र की जाती है सेंटीमीटर और इंचेस में। तो इस तरह से दो सिटीज़ या दो कंट्रीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंचेस या सेंटीमीटर में मैप के ऊपर दिखाई जाएगी। तो डिस्टेंस किसी दो प्लेसेस की मैप पर मेज़र की जाती है एक स्ट्रेट लाइन में, इसको बोला जाता है मैप डिस्टेंस। जब डिस्टेंस सेम टू प्लेसेस की मेज़र की जाती है ग्राउंड में एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसको बोला जाता है ग्राउंड डिस्टेंस। रेशियो जो होता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का, उसको बोला जाता है स्केल, मैप का स्केल। सपोज करें कि स्केल जो है किसी मैप का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 पॉइंट्स के बीच में इक्वल है 10 किलोमीटर के बराबर। अब स्केल जो होती है मैप पर कैसे रिप्रेजेंट की जाती है उसकी बात की जाए तो मैप इस तरह से बनाई जाती है स्केल। ए स्टेटमेंट, इस मेथड में स्केल वर्ड्स में दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर इज जो है वो 10 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर ग्राउंड डिस्टेंस है। तो ये इजी मेथड है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का। बाय अ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, इस मेथड में जो रेशियो होता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का वो एक फ्रैक्शन में बताया जाता है और उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है। इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर आरएफ मेथड। और इसमें न्यूमेरिकल फ्रैक्शन में इसको बताया जाता है इस तरह से। इस एग्जाम्पल में न्यूमरेटर 1 जो है वो मैप डिस्टेंस है और जो डेनोमिनेटर है ये 1 लेग जो है ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड डिस्टेंस। तो इस तरह से आरएफ क्या हुई, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राफिक और लीनियर स्केल मेथड, इस मेथड में मैप डिस्टेंस दिखाई जाती है स्ट्रेट लाइन के हेल्प से। ये लाइन आगे जाके डिवाइड हो जाती है अलग पार्ट्स में, प्राइमरी डिवीजन्स इसको बोला जाता है। फर्स्ट प्राइमरी डिवीज़न आगे सब डिवाइड होती है अलग डिवीजन्स में जिनको सेकेंडरी डिवीज़न बोला जाता है। 3 वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है स्केल को एक मैप के ऊपर, बाय अ स्टेटमेंट, बाय अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज इक्वल टू 1/1 लेग, बाय लीनियर स्केल। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन फाइंड करना 2 प्लेसेस के बीच में एक मैप पर काफ़ी नहीं है, हमें जानना चाहिए एक्चुअल डायरेक्शन उस प्लेस की, उस सिटीज़ की एक दूसरे से रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये डायरेक्शनल रिलेशन रिप्रेजेंट की जाती है मैप पर। तो डायरेक्शन मैप पर एरो से बताई जाती है। टिप जो होती है एरो की वो मार्क्ड की जाती है लेटर N से। देख पा रहे हैं आप यहाँ लेटर N रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, इस एरो को जाना जाता है नॉर्थ लाइन के नाम से। डायरेक्शन जो मैप पर हमेशा दिखाई जाती है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से। तो इस तरह से हम जान जाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को, तो दूसरी डायरेक्शन ये समझना इजी हो जाता है हमारे लिए, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, इनको हम इजीली समझ पाते हैं। तो ये चारों डायरेक्शन कहलाती है कार्डिनल डायरेक्शंस। दूसरी होती है डायरेक्शन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ये देख पा रहे हैं आप, ये कार्डिनल डायरेक्शन के बीच की होती है, ताकि इस तरह से इंटरमीडिएट डायरेक्शन इजीली समझ में आ जाती है। तो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आप एग्जांपल के लिए देखें कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो कहलाती है नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हज़ारों साल के लिए ह्यूमन जो इंसान था उसने सन को यूज़ किया था डायरेक्शन को पता करने के लिए दिन में। तो जैसे हम जानते ही हैं कि सनराइज करता है ईस्ट में और सेट हो जाता है वेस्ट में, तो
तो जब हम सन की तरफ फेस करते हैं मॉर्निंग में, तो हम किस तरफ फेस कर रहे होते हैं? ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट जो होता है वो किधर होता है? हमारे बैक साइड में। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ की तरफ होगा, और हमारा राइट हैंड पॉइंट करेगा किसकी तरफ? साउथ की तरफ। तो हम जान जाते हैं अब रात में हम डायरेक्शन को कैसे जान पाते हैं? पोल स्टार की हेल्प से। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था पोल स्टार के बारे में। ये नॉर्थ पोल की तरफ है वर्टिकली। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो दिखता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और ग्रेट बियर या सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन जो है वो पोल स्टार के चारों ओर मूव अराउंड रहता है। तो 2 पॉइंटर स्टार कॉन्स्टिलेशन के हमेशा पॉइंट करते हैं किसकी तरफ? पोल स्टार की तरफ। पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। तो इस तरह से जो डायरेक्शन इजीली समझ में आती है, जानी जा सकती है। तो ये मेथड यूज़ किया जाता था पहले लोगों के द्वारा, जिससे कि वो इजीली ग्रेट डेजर्ट में, ओशंस में रात में बिना अपनी डायरेक्शन सेंस को खोए घूम सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। क्लाउडी कंडीशन अगर हुई तो क्या करें? अगर बादल हैं तो नॉर्थ स्टार नहीं दिखाई देगा, तो कोई भी यूज़ नहीं कर पाता था सन या पोल स्टार को डायरेक्शन के लिए। तो जो मैरिनियर्स होते थे, नाविक होते थे, वो कई बार एक डिवाइस यूज़ करते थे, मैग्नेटिक कंपास, जिससे वो डायरेक्शन का पता करते हैं। तो नीडल जो होती है मैग्नेटिक कंपास की, वो हमेशा पॉइंट करती है किधर? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इस कंपास को जाना जाता है मैरिनियर्स कंपास के नाम से। अब बात करते हैं, हमने डिस्टेंस देख ली, हमने डायरेक्शन समझ ली, अब बात करते हैं सिंबल्स की। हर मैप को एक सिंबल्स के द्वारा समझाया जाता है। मैप जो हम यूज़ करते हैं साइज़ में स्मॉल होता है, बहुत बड़ा नहीं हो सकता, बहुत कम स्पेस होता है, लेकिन हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें शो करनी होती है एक लार्ज एरिया की, तो बहुत स्मॉल स्केल होता है मैप का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग कलर, सिंबल, साइंस, लेटर यूज़ किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन साइंस और सिंबल्स की ज़रूरी होती है हमारे पास होना, कि हम समझ पाएँ जो इन्फॉर्मेशन मैप में दी गई है। तो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो एक कॉमन यूज़ करने के ऊपर उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया है, म्यूचुअली वो एग्री हुए हैं कि कौन से साइंस, कौन से सिंबल्स, कौन से कलर्स यूज़ करने हैं मैप में। एग्जाम्पल के लिए पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ग्रीन कलर जो है वो यूज़ किया जाता है प्लेन्स को शो करने के लिए, और ब्लू कलर से क्या शो करते हैं? ओशन, सीज, मतलब वाटर बॉडीज़। उसी तरह से ब्राउन कलर जो होता है वो माउंटेन्स को शो करता है, और येलो यूज़ करता है, येलो यूज़ होता है प्लेट्यूज़ को शो करने के लिए। और इस बात पर, इन कलर्स पर सभी कंट्रीज़ एग्री हैं, यानी कि सभी जगह पर यही कलर माने जाते हैं। तो ये साइंस और सिंबल्स जाने जाते हैं कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स के नाम से। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हम मैप पर देखते हैं वो समझ में आ जाती है अगर हम इसकी लैंग्वेज को भी जानते हैं। तो इसमें फीचर्स होती हैं, जैसे स्केल होती है, डायरेक्शन, कलर्स, साइंस और सिंबल्स। अब बात है स्केच। यहाँ स्केच दिया हुआ है। व्हाट इज स्केच? स्केच होता है एक रफ ड्राइंग जो ड्रॉ की जाती है बिना किसी स्केल के। मैप में हमने स्केल यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पर कोई स्केल यूज़ नहीं की जाती, कोई कन्वेंशन साइन या सिंबल यूज़ नहीं होता स्केच के अंदर। सपोज करिए आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है अपने घर पर एक डिनर पार्टी के लिए, तो वो आपको एक रफ ड्राइंग बना करके देगा कि कैसे आप उसके घर पहुँच पाओ। वो आपको दिखाएगा ड्राइंग, स्ट्रीट्स के नेम बताएगा, रोड्स बताएगा कौन सी रोड पर रहता है, एरोज बताएगा कि किधर आपको टर्न करना है। तो वो आपको ये भी दिखाता है अलग अलग लैंडमार्क, जैसे कि उसके मेरे घर के पास पोस्ट ऑफिस है, सिनेमा है, या किधर होटल के पास से टर्न करना है। समझ गए? तो ये हेल्प करेगा आपको आपके फ्रेंड का हाउस इजीली फाउंड आउट करने में। तो इस तरह की ड्राइंग को बेटा कहते हैं स्केच। इसके बाद जो प्लान आप सुनते हो, इसको यूज़ करते हैं इंजीनियर्स या कंस्ट्रक्टर्स। एक एक्यूरेट मैप बनाते हैं, वो किसी छोटे से एरिया का, जैसे एक घर बनाना है तो मैप बनवाते हैं, एक प्लान बनवाते हैं। कोई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनना है तो उसका प्लान बनता है, तो इसको बोलते हैं प्लान। इस तरह का मैप्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन में या फिर बिल्डिंग्स बनाने में। इस तरह के लेआउट मैप जो होते हैं उसमें माइन्यूट डिटेल्स दी गई होती है, छोटी छोटी बातें बताई गई होती हैं,
तो एग्जाम्पल के लिए वो लेंथ और ब्रेथ भी शो करते हैं हर एक रूम की, कितनी हाइट होगी और कितनी हाइट होगी, विड्थ होगी विंडोज़ की, डोर्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के एक्यूरेट मैप्स जो होते हैं उनको बोलते हैं प्लान्स। वो हमेशा स्केल के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ किए जाते हैं। अब जो स्केल होता है प्लान का वो डिफरेंट होता है मैप स्केल से। मैप जो है वो स्मॉल स्केल पे ड्रॉ किया जाता है और प्लान को ड्रॉ किया जाता है एक लार्ज स्केल पर। एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर एक प्लान पर रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर को ग्राउंड के ऊपर। इस तरह से एक प्लान जो होता है वो शो करता है छोटे एरिया को, किसी जगह के या बिल्डिंग को एक ग्रेट डिटेल, अच्छे से डिटेल में समझा करके। तो चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप बेटा इस चैप्टर को रीड करेंगे, वीडियो को सुनेंगे, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से उसको पहले रीड करना नेसेसरी है। तो रीड करें चैप्टर को, देन वीडियो सुने, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके।